शहर में बारिश के बाद यह एक गीली रात थी, जहां एक प्रतिभाशाली हत्यारा शहर की सड़क के किनारे स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था, जबकि बीच बीच में सड़क के पार एक क्लब की ओर नजर डाल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद 3 अमेरिकी पुरुष क्लब से बाहर आए और पार्किंग क्षेत्र के पास खड़ी 3 महिलाओं के साथ कुछ देर के लिए बातचीत की। जब तीनों महिलाएं चली गईं, तो 3 और पुरुष समूह में शामिल हो गए, जिससे कुल 5 हो गए। तभी अचानक कर्ती समूह के करीब आया और एक बम फेंक दिया, जिसने समूह को उनकी मोटरसाइकिल सहित उड़ा दिया। उसके बाद कर्ती अपने बड़े से बैग को अपराध स्थल के करीब ले आया और उसके अंदर से एक आदमी का शव निकाला। फिर एक आदमी को गोली मार दी जो अभी भी जीवित था। फिर उस आदमी के हाथ में एक बंदूक रख दी ताकि वहां अभी अभी हुई भीषण लड़ाई का भ्रम पैदा हो सके। जब कर्टी जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने एक नीली पोशाक में नाम की एक खूबसूरत महिला को देखा जो उसे दूर से देख रही थी, लेकिन कर्टी ने उसे अनदेखा कर दिया और पुलिस के आने से पहले जल्दी से वहां से चला गया। इस बीच बर्न को पीए से विस्फोट के बारे में एक गंभीर रिपोर्ट मिलती है, जिसमें उनके लोगों की जान चली गई थी और उसने बताया कि यह काम एक दुश्मन समूह द्वारा किया गया था। लेकिन बर्न पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि दुश्मन ही अपराधी हैं। और दूसरी ओर राजन नामक एक चीनी माफिया ने मिशन में सफलता के लिए कर्ती को $60,000 का नकद इनाम दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि राजन की संतुष्टि पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है और उसने खुलासा किया कि असली मिशन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है जब तक दुश्मन समूह के लीडर को खत्म नहीं किया जाए। इसीलिए उसने अपनी बेटी की एक तस्वीर दिखाई जिसे समूह द्वारा क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। फिर सीन एक क्लब में शिफ्ट होता है, जहां जिमी नामक एक अमेरिकी व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके हथियारों को इकट्ठा करने में अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि वह आवंटित समय के भीतर सफलतापूर्वक मिशन पूरा करने के लिए खुद की प्रशंसा कर रहा था। तभी उसके एक आदमी ने उसे बताया कि कोई उसे बाहर ढूंढ रहा है, लेकिन खुश होने के बजाय जिमी डर गया जब उसने देखा कि कर्ती उसे ढूंढ रहा है, जिसे देख जिमी बैंकॉक की सड़कों पर लाइटनिंग की तरह तेजी से भाग गया। फिर कभी कभी जब वह दौड़ने से थक जाता है तो वह पेडिकैब लेता है, जबकि कर्टी ने लगातार उसका पीछा किया। फिर काफी दूर तक दौड़ने के बाद जब जिमी गलती से एक मोटरबाइक से टकरा जाता है तो वह नीचे गिर जाता है, जिसे कर्टी को उसे पकड़ने का अवसर मिल जाता है। फिर कर्टी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन जिमी उस पर विश्वास नहीं करता और फिर से भागने की कोशिश करता है। इसलिए कर्टी उसे समझाता है कि वह देश में एक महत्वपूर्ण कार्य पर है और उसे बंदूक के साथ उसकी मदद की जरूरत है। इसीलिए कर्टी अपनी बंदूक जिमी को सौंप देता है, जो समझदारी से उसे वापस सौंप देता है और स्वीकार करता है कि वह बस थोड़ा घबराया हुआ था। फिर जिमी कर्टी को एक गोदाम में ले जाता है, जहां वह विभिन्न प्रकार के हथियार रखता है। जब कर्टी इतने हथियारों में से एक को छूने में रुचि रखता है, तो जिमी जल्दी से अपना हाथ कर्टी के हाथ से टच करता है और उसे दूर कर देता है, यह समझाते हुए कि पौराणिक हथियार किराए पर नहीं मिलते हैं, और वह कर्टी को दूसरा विकल्प चुनने की सलाह देता है। लेकिन कर्टी ने दूर से इस्तेमाल करने के लिए एक विश्वसनीय बंदूक की तलाश की और जिमी ने तुरंत $1,000 प्रतिदिन की दर से एक बंदूक की पेशकश की। साथ ही बोनस के रूप में मुफ्त नाइट विजन भी दिया, जिसे कर्टी खुलकर स्वीकार करता है। लेकिन उसके पास भुगतान करने के लिए नकद नहीं है, इसीलिए वह अपने चीनी मालिक द्वारा दिए गए एक गोल्फ क्लब के बदले में देने की पेशकश करता है। लेकिन वह डरता है कि कहीं कर्टी मुझे नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए जिमी प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और कर्टी को जितना चाहे उतना गोला बारूद ले जाने देता है। लेकिन वह उसे चेतावनी देता है कि वह जहां भी रहता है वहां सावधान रहे, क्योंकि इस शहर में भूत होते हैं। फिर कर्टी उस क्षेत्र के सार्वजनिक कब्रिस्तान से होते हुए कब्रिस्तान के बीच में स्थित एक पुराने टावर पर जाता है और अपने रात्रि भोज के दौरान टावर के फर्श के नीचे पैसों का अपना बैग छिपा देता है। फिर कर्टी ने कब्रिस्तान के बगल में स्थित एक मंदिर में भिक्षुओं को एक धार्मिक समारोह करते देखा। तभी मैं अचानक उसके पीछे प्रकट होती है और इस समारोह को भिक्षुओं का त्योहार कहा। तभी आश्चर्यचकित और संदिग्ध कर्टी तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, जिसे मैं उसे बताती है कि उसने केवल प्रार्थना की, आवाज का अनुसरण किया जिसने उसे टावर तक पहुंचाया, और कर्टी को आश्वस्त किया कि उनकी मुलाकात केवल भाग्य थी। लेकिन कर्टी इस पर विश्वास नहीं करता है, इसीलिए वह मे को एक खंभे से बांध देता है और उसे चीखने से रोकने के लिए उसके मुंह को कपड़े से बंद कर देता है। फिर अगले दिन कर्टी ने आगामी कार्रवाई के लिए सावधानी पूर्वक अपने हथियारों को तैयार किया और कई अतिरिक्त उपकरण जोड़े, जिनमें एग्जॉस्ट साइलेंसर शामिल थे, जो साइलेंसर के रूप में कार्य करते थे, और अपना ध्यान किटी कैट नामक एक क्लब की ओर केंद्रित करते हैं जो कब्रिस्तान के सामने स्थित था। बाद में उस रात कर्टी ने मे की कांपती हुई आवाज सुनी और चिंता करने लगा कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है। चिंता के साथ वह मे को खोलता है और उसे ठीक होने में मदद करने के लिए पानी पिलाता है। लेकिन कर्टी को संदेह होता है कि मे को उसका पीछा करने के लिए भेजा गया है। तभी मे ने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया, जिसमें कर्टी भी उसे पर विश्वास कर लेता है और उससे सड़क के उस पार क्लब पर नजर रखने में मे की मदद ली और उसे संदेश दिया कि अगर वह किसी को भी देखती है तो उसे जगा दे। पहले मैंने मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह जानती है कि कर्टी उन लोगों को मार डालेगा, लेकिन कर्टी ने उसे आश्वस्त किया कि अपहरणकर्ताओं को मारने में कुछ भी गलत नहीं है। फिर कुछ ही देर बाद मोटरसाइकिलों और
कारों पर लोगों का एक समूह क्लब के सामने पहुंचा और बाहर के गार्डों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी कर्टी ने तुरंत कार्रवाई की और समूह के सदस्यों को एक एक करके सटीक शॉट्स के साथ गोली मार दी, जिससे उनके बीच दहशत फैल गई और उन्हें जल्दी से घटनास्थल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर अगले दिन बिग बॉस कार्डो उस समय अपने गाल में गर्म लोहे को छुपाकर अपने पसंदीदा डेब्यू एक्ट को करने में व्यस्त था। तभी पीए ने पिछली रात अपने मिशन की विफलता और उस स्थान पर एक स्नाइपर की संभावना के बारे में कार्डो को एक रिपोर्ट दी। हालांकि बन आश्वस्त थे कि यह दुश्मन की रणनीति नहीं थी। इस बीच कर्टी ने मे को एक और स्थान बताने के लिए मजबूर किया जहां लड़कियां एकत्र की जाती हैं और नहीं बताने पर भिक्षुओं को मारने की धमकी दी। अगर मे ने जानकारी नहीं दी तो लेकिन मे के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसीलिए वह कर्टी को अपशिष्ट प्रबंधन स्थल पर ले जाती है जहां वह उसे मे यंग नामक एक गायिका लड़की की लाश दिखाती है जिसकी कई साल पहले हत्या कर दी गई थी। हालांकि जो जानकारी मे ने दी थी वह पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने कर्टी को एक कड़ी सुरक्षा वाले घर की ओर निर्देशित किया। जीने देख कर्टी ने सोचा कि उसे तैयारी करनी होगी। फिर शाम को कार्य करने से पहले उसने खुद को पूरी तरह से जांच लिया था और कर्टी ने एक नाइट क्लब में 11 लोगों को सफलतापूर्वक गोली मारने के बाद एक और इनाम मिला। लेकिन उसका गुस्सा जल्द ही सामने आ गया जब उसे पता चला कि चांग काओ उसे समूह के साथ काम कर रहे हैं जो एक मानव और ड्रग तस्करी करता है। लेकिन राजन ने कर्टी को रुकने की सलाह दी और कर्टी को काम खत्म न होने तक जारी रखने पर जोर दिया। दूसरी ओर बिग बॉस कांटा और उसके आदमी नाइट क्लब में अपने दुश्मनों से मिलने पहुंचे, लेकिन आगामी हमले के लिए नहीं बल्कि एक शत्रुतापूर्ण समूह के साथ शांति कायम करने के लिए। और वह उनको एक हाथी भी शांति की निशानी के रूप में देते हैं और हाथी के शरीर के चारों ओर सफेद धब्बे देखकर कर्टी को संदेह हुआ कि हाथी को रंगा गया है। लेकिन मे ने जल्द ही समझाया कि वह आकृति प्राकृतिक थी और उसने बुद्ध की मां के बारे में एक कहानी सुनाई जिन्होंने एक सफेद हाथी के बारे में सपना देखा था जो बुद्ध को जन्म देने से पहली 3 रातों के लिए उन्हें कमल का फूल दे रहा था, जिसे यह पता चला कि यह एक पवित्र कहानी थी। और कर्टी चिंतित हो जाता है कि उसका शॉट हाथी को लग सकता है, इसीलिए उसने कोई भी जोखिम नहीं लेने का फैसला किया और उस रात प्रतिक्रिया करने का अपना इरादा त्याग दिया। तभी घर के रास्ते में बन ने बिग बॉस को सुझाव दिया कि वह इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपने बेटे को सौंप दे। हालांकि बिग बॉस अपने बेटे की क्षमता के बारे में संदिग्ध और अनिश्चित है, जो लीडर के रूप में उनकी जगह लेने के लिए शायद ही कभी घर पर होता है। अगले दिन कर्टी क्लब में जिमी से मिलने जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के वह जिमी के आदमियों की पिटाई कर देता है जो उसके रास्ते में आने की कोशिश करते हैं और दरवाजा इतनी जोर से खोलता है कि अंदर की लड़कियां चौंक जाती हैं और जिमी कर्टी को चेतावनी देता है कि अगर वह चोंग काओ के समूह द्वारा पकड़ा गया तो उसे क्या परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि कर्टी बताता है कि वह वास्तव में नहीं जानता कि वह किसके साथ काम कर रहा है और उसने राजन के साथ अपना सहयोग समाप्त कर दिया है, इसीलिए वह अब अकेले काम करता है और अपने कार्यों के लिए अधिक परिष्कृत हथियारों की मांग करता है। लेकिन जिमी ने शुरू में देने से इनकार कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि उसका पिछला भुगतान भी पूरा नहीं हुआ था। हालांकि फिर उसका रुख बदलने लगा जब उसे अतीत में उसकी मदद करने के लिए कर्टी की सेवाओं की याद आई। फिर जिमी कर्टी को एक जहाज पर ले जाता है जहां जहाज के एक पतवार में एक गुप्त दरवाजे के माध्यम से ले जाता है जहां जिमी ने आभूषणों और विभिन्न अधिक परिष्कृत हथियार रखे हैं जिनमें एक M4 स्नाइपर और यहाँ तक कि एक 50 कैलिबर बैरेट और बाइसी भी है। तभी कर्टी को तुरंत दिलचस्पी हुई और उसने बैरेट को अपने हथियार के रूप में चुना। हालांकि उसने महसूस किया कि हथियार फायर होने पर तेज आवाज पैदा करेगा, लेकिन इससे उसका दृढ़ संकल्प नहीं टूटा और जिमी ने उसे बताया कि बंदूक का किराया $10,000 प्रतिदिन है जिसे अग्रिम भुगतान करना होगा, क्योंकि वह नहीं जानता है कि कर्टी वापस आएगा या मर जाएगा। लेकिन कर्टी इन शर्तों से सहमत था, लेकिन पकड़े जाने के डर से चाल के तौर पर एक जोरदार मुक्का मारा जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा और उसके कपड़े भी खून से लथपथ हो गए। फिर कर्टी टॉवर पर लौटता है लेकिन मैं वहां नहीं है, लेकिन वह आभारी है कि उसका पैसा अभी भी बरकरार है और उसे संदेह हुआ कि मैं भिक्षु को बताने के लिए मंदिर गई होगी, इसलिए वह मंदिर को दूसरी तरफ से देखने के लिए दूसरी इमारत पर चला गया। यह वह क्षण था जब मैंने उसे आश्चर्यचकित किया और कर्टी ने सही अनुमान लगाया था कि उसके छिपे होने की संभावना है। फिर मैंने राजन के बच्चे की एक तस्वीर देखी और कर्टी ने उसे समझाया कि वह सिर्फ एक नौकरी कर रहा था और क्योंकि उसे उसके बदले में भुगतान मिल रहा था। फिर मैंने आखिरकार कहा कि भिक्षुओं को पहले से ही उसके टॉवर में छिपे होने के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इस अपराध को करने वाले किसी भी व्यक्ति को मिटाने के लिए अपना काम जारी रखने के लिए मना लिया। फिर कर्टी खुद भी अनिश्चित था कि उसका काम एक महान कार्य था या इससे अन्य लोगों को नुकसान हो रहा था, लेकिन उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि उसे पैसों की जरूरत है। लेकिन जाने से पहले मैंने उसे याद दिलाया कि लौटते समय वह वही रास्ता अपनाए ताकि भूत उसका पीछा न करें। फिर कर्टी एक इमारत के शीर्ष पर पहुंचता है और उसकी नजर एक दूसरी इमारत की ओर निर्देशित करता है जिसकी ओर मैंने पहले संकेत किया था, जहां उसने लड़कियों को गुंडों द्वारा प्रताड़ित होते देखा। लेकिन कर्टी अब क्रूरता को बर्दाश्त नहीं कर सका और क्रोधित हो गया, इसलिए उसने तुरंत एक एक करके गुंडों को गोलियों से मार डाला। हालांकि मैं अचानक से
से घटना स्थल पर प्रकट होती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और दूसरे स्नाइपर की गोली उसके बाएं कंधे पर लगती है। फिर भी कर्टी ने स्नाइपर पर हमले का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वह तुरंत भाग जाता है और एक कूड़ेदान के पास छिप गया, जबकि माफिया ने उसे ढूंढने की कोशिश की। फिर कर्टी अपने छिपने के स्थान से बाहर आता है और पार्किंग स्थल के पास 2 गुंडों से कार की चाबियां मांगता है और अंततः उनमें से एक को मार देता है, लेकिन दूसरा लड़ने की कोशिश करता है और कर्टी उनकी गोलियों से बचने के बाद सड़क की विपरीत दिशा में अराजकता पैदा करते हुए आखिरकार एक जगह रुकता है। उसी समय कर्टी ने पीछे के बॉक्स से कुछ आवाज सुनी और इसकी जांचने का फैसला किया, लेकिन उसने अंदर पाया कि अंदर में और कई लड़कियां थीं जो डरी हुई लग रही थीं। फिर कर्टी ने सुझाव दिया कि वे तुरंत यहाँ से चली जाएं, लेकिन लड़कियों ने इनकार कर दिया और इसके बजाय कहा कि उन्हें वापस वहीं भेज दिया जाए, इस डर से कि माफिया उनका पीछा करेगा और उन्हें मार देगा। फिर मे कर्टी को वापस मंदिर ले जाता है, जहाँ भिक्षु अग्नि बलिदान और अन्य जड़ी बूटियों के एक पवित्र औषधि का उपयोग करके उसका इलाज करते हैं। इस बीच बन अपने आदमियों को कर्टी को मारने में उनकी विफलता के लिए डांटता है और जिमी को इमारत के ऊपर मिले हथियारों की पुष्टि करने के लिए बुलाया और जिमी ने कहा कि हाँ, बंदूक वास्तव में मेरी शॉप से ली गई है, लेकिन उसने झूठ बोला कि उसे लूट लिया गया था और डाकू ने उसकी नाक भी तोड़ दी थी। उसने डाकू का झूठा विवरण दिया और उसे काला व्यक्ति कहा। फिर पीड़ित के रूप में सुरक्षा पाने की उम्मीद की, लेकिन बन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसानी से भरोसा कर ले है, इसलिए उसने अपने आदमियों को अब से जिमी पर नजर रखने का आदेश दिया। इस बीच कर्टी ने देखा कि कोई माफिया इमारत के ऊपर से जिमी को देख रहा है, इसलिए उसने तुरंत ठगों पर हमला किया और उनमें से एक को एक सटीक शॉट के साथ मार दिया। फिर कर्टी अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए जिमी से मिलता है और उसी समय कर्टी ने एक ठग से लिया गया उसका सेल फोन बजा। जब उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से बॉस बोले। तभी बॉस ने कर्टी से आखिरकार बातचीत करने की पेशकश की और बताया कि ज्यादातर लड़कियों को उनके माता पिता ने कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया था और उसने उनकी बिक्री के लेन देन से थोड़ा मुनाफा कमाया था। लेकिन कर्टी ने किसी भी कारण से परवाह नहीं की, क्योंकि बातचीत खत्म होने के बाद भी उसने अपना युद्ध जारी रखने पर जोर दिया और कर्टी ने सेल फोन फेंक दिया और जिमी को गोली मारने की धमकी दी। अगर उसने उसे और बंदूकें नहीं दी तो तभी जिमी के पास कोई और विकल्प नहीं रहा और उसने कर्टी को एक असॉल्ट राइफल $1000 प्रतिदिन के किराए पर दे दी और चेतावनी दी कि टावर में तुम्हारा जीवन बहुत खतरनाक हो सकता है। और मेरे को आश्चर्य होता है कि जब कर्टी लोगों को मारता है तो वह कैसा महसूस करता है। तब कर्टी ने बताया कि उसने यह केवल पैसों के लिए किया था और ऐसा करने पर उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। तभी यह सुनकर मैं भ्रमित हो गई और उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई सिर्फ पैसों के लिए हत्या कर सकता है। वह यह भी सुझाव देती है कि कर्टी को पश्चाताप करना चाहिए। उसका तात्पर्य यह है कि वह जानती है कि कर्टी अपनी सच्ची भावनाओं को छुपा रहा है। फिर जब साधु घंटी पर मारता है तो कर्टी को पता चलता है कि मैं जा चुकी है और वह उसे मंदिर की ओर जाती हुई देखती है। उसके बाद कर्टी ने शेष भुगतान के लिए राजन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसीलिए वह होटल से बॉडी हाउस तक राजन का पीछा करता है और ग्राहक होने का नाटक करता है। वास्तव में वह एक लड़की से राजन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसमें लड़की ने अंततः उसे बताया कि राजन इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर है और वह तुरंत वहां गया, लेकिन लड़की की चीखने की आवाज सुनी गई, इसलिए गुंडों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और वह खुद को घिरा हुआ पाता है। फिर वह हाथ से हाथ की तकनीक और हथियारों का उपयोग करके उन सभी से लड़ता है और राजन के कमरे में घुसने से पहले गुंडों को हराने में कामयाब हो जाता है। फिर वह तुरंत राजन को अपने बैग को पैसों से भरने का आदेश देता है और उसके काम का असली मकसद बताने के लिए कहा। राजन को कर्टी को देख यकीन नहीं होता कि वह वास्तव में लड़कियों की कितनी परवाह करता है, इसलिए वह उसे बॉस के सलाहकार को मारने के लिए $1 मिलियन देता है और इस प्रस्ताव से उत्सुक है। लेकिन वह अभी इस बात को लेकर चिंतित है कि वह बॉस को मारने के बजाय बन को क्यों मारना चाहता है। तभी राजन ने बताया कि बिग बॉस के पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि वह बीमार है। इस बीच माफियाओं ने जिमी को डंडों से प्रताड़ित किया और उसकी हड्डियों को दबा दिया। जब उन्होंने उससे पूछताछ करने की कोशिश की कि असली स्नाइपर कौन है, तो वह अब और यातना सहन करने में असमर्थ है। तभी जिमी ने अंततः कर्टी का नाम बताया, लेकिन उसने कसम खाई कि वह नहीं जानता कि वह किसके लिए काम करता है। अगले दिन बिग बॉस को एक रिपोर्ट मिली कि उन्होंने हर अस्पताल की जांच की थी, लेकिन उसे कर्टी का कोई संकेत नहीं मिला। तभी बन ने सुझाव दिया कि वे तुरंत लड़कियों के अपहरण में पुलिस को शामिल करें। उसी समय राजन आता है और अपनी आपत्तियां व्यक्त करता है। यह साबित करना चाहता था कि वह अभी भी विश्वसनीय है और राजन समस्या को सुलझाने में मदद करने की पेशकश करता है और कसम खाता है कि वह उसे स्नाइपर को पकड़ सकता है। लेकिन जिमी अभी भी गुंडों की निगरानी में है और स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता है, इसलिए वह कर्टी से संपर्क करने के लिए बाथरूम जाने का नाटक करता है और उसे बताता है कि बॉस को उसकी पहचान का पता चल गया है और कर्टी समझता है। लेकिन वह जिमी को एक आखिरी काम करने के लिए कहता है कि तुम में का ध्यान रखोगे और उसे स्नातक होने तक स्कूल भेजना, और उसे टावर पर आने के लिए कहता है ताकि वह मे को ले जा सके और अपनी बंदूक के किराए के पैसे ले सके। बातचीत खत्म होने के बाद जिमी ने अपना सेल फोन कूड़ेदान में फेंक दिया और गुंडों ने उसे चेक किया। उसी समय राजन प्रकट होता है और कर्टी
कर्टी को पकड़ने में सहयोग की पेशकश करता है, जिससे जिमी को यह एहसास नहीं होता कि राजन ही सभी घटनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड है। और दूसरी ओर कर्टी में को एक सफेद पोशाक पहनने के लिए देता है, जिससे वह भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। और कर्टी उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए उसे धन्यवाद देती है और उसे संकेत देता है कि वह जा रहा है। वह कहता है कि कोई उसे लेने आएगा और मैं से वादा करवाता है कि वह उस व्यक्ति के आने तक टावर में प्रतीक्षा करेगी, जबकि वह हवाई अड्डे पर प्रस्थान के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। तभी कर्टी को जिमी का फोन आता है, जिसमें वह कहता है कि उसने अपना पैसा ले लिया है, लेकिन मे टावर पर नहीं है। फिर कुछ देर बाद ही माफिया हवाई अड्डे पर कर्टी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वे कर्टी को टैक्सी में जाते हुए नहीं देखते। और तभी कर्टी को एहसास होता है कि जिमी ने मुझे धोखा दिया है और उन माफियाओं में से एक की पिटाई करने के बाद उसकी कार चुरा ली है और टावर की ओर चला आता है, केवल यह जानने के लिए कि भिक्षुओं की हत्या कर दी गई है और मे भी टावर में नहीं है। फिर एक आदमी के शरीर को बाहर खींचने के बाद कर्टी सड़क के किनारे इंतजार करता है और गुंडों के काफिले का पीछा करते हुए बॉस के घर की ओर जाता है, जहां माफिया को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है और तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। इसीलिए कर्टी ने अपनी कार की गति बढ़ा दी और उस कमरे की दीवार में जा टकराया जहां बॉस माफिया के साथ इकट्ठा हो रहा था। फिर कर्टी ने खुद को घिरा हुआ पाया, इसीलिए उसने अपने रिवॉल्वर से बॉस को मार डालने की धमकी दी। अगर किसी ने गोली चलाने की हिम्मत की तो उसी समय राजन और जिमी भी वहीं दिखाई देते हैं और राजन तुरंत कर्टी को मारने की योजना बनाता है, इससे पहले कि वह अपने पिता के सामने सब कुछ प्रकट कर दे। लेकिन जिमी ने उसे पहले ही राजन के सिर में गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पेट में भी गोली लग जाती है। लेकिन बिग बॉस को अंततः पता चला कि उसके बेटे ने ही सभी हत्याओं की योजना बनाई थी और उसने अपने आदमियों को लड़कियों को लाने का आदेश दिया, यह देखते हुए कि मैं उन लड़कियों में शामिल नहीं थी। फिर कर्टी ने अंततः मे के बारे में पूछा, जिसे उन्होंने मंदिर से लाया था, लेकिन बन ने कहा कि वहां भिक्षुओं के अलावा कोई नहीं था। फिर कर्टी ने मे की एक तस्वीर ली, जिसे कमरे की दीवार पर प्रदर्शित किया गया, लेकिन बिग बॉस ने कहा कि जिस लड़की का वह उल्लेख कर रहा है उसकी 30 साल पहले मृत्यु हो गई थी, जिसे सुनकर कर्टी को बहुत दुख होता है और मे की प्रतिमा उसके सामने आती है, जिससे उसको पता चलता है कि मे की आत्मा मेरे साथ रहती थी। सो इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।